जी हाँ, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब, एक बार बताइएगा। ये थ्योरी क्लास का सेकंड पार्ट है जो कि यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए विशेष करके है, ध्यान रखिएगा। जो कि बेसिक से जो हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित चीज़ों का ही है, और इसमें संस्कृत वर्णमाला के स्वरूप को हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले वर्णमाला क्या है उसको समझ लेते हैं। कि वर्णमाला हम उसे कहते हैं जो, ये एक संस्कृत शब्द है वर्णमाला। कि वर्णानाम माला अर्थात वर्णों की माला अर्थात आवली। आवली का मतलब होता है समूह, ठीक है। तो वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण क्या है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके हम खंड नहीं कर सकते हैं, जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसके समानार्थी के तौर पर हम अक्षर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो अक्षर का मतलब होता है कि न क्षरति इति अक्षरः, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका कभी परिवर्तन न होता हो, जो या फिर मतलब जिसको हम कभी कम या ज़्यादा न कर सकते हो, उसको हम अक्षर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला के नाम पर। देखिएगा, संस्कृत वर्णमाला के नाम को अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हम चतुर्दश सूत्र नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात, संस्कृत वर्णमाला का नाम है ये चतुर्दश सूत्र, क्योंकि इसमें 14 सूत्र हैं, ठीक है। और आपसे ये भी सवाल पूछता है कि संस्कृत वर्णमाला को कितने खंडों में विभक्त किया गया है। तो 14 खंडों में। कितने सूत्रों में विभक्त किया गया है, 14 सूत्रों में। और कितने विभाग किए गए हैं, 14 विभाग। ये संस्कृत वर्णमाला के चाहे आपसे विभाग पूछें, चाहे आपसे खंड पूछे, चाहे आपसे सूत्र पूछे, ठीक है। तो ये सभी अगर संस्कृत वर्णमाला में कितने विभाग हैं, संस्कृत वर्णमाला में कितने खंड हैं, संस्कृत वर्णमाला में कितने सूत्र हैं, तो 14 ही माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसलिए 14 सूत्र होने के कारण से चतुर्दश सूत्र कहा गया है। और देखिएगा, इसी को प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है, ठीक है। किन से, संस्कृत वर्णमाला से ही हम प्रत्याहार निर्माण करते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप, ठीक है। तो इसी को आधार बना करके हम संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और देखिएगा, अगला है शिवसूत्र या माहेश्वर सूत्र हम संस्कृत वर्णमाला को कहते हैं, क्योंकि ये शंकर जी के डमरू से निकल करके पाणिनि के द्वारा प्राप्त किया है, ठीक है। ये कहानी लगभग आप लोग सभी जानते हैं इस बात को, क्योंकि महर्षि पाणिनि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर के उनके सामने आकर के डमरू बजाए, और डमरू 14 बार बजाया। तो उसी 14 बार जो डमरू बजाए उसी को ध्वनि संग्रहित करके जो पाणिनि ने 14 सूत्र बनाए, वही संस्कृत वर्णमाला का आधार बना, और उसी को हम संस्कृत वर्णमाला कहते हैं। और इसी को हम वर्ण समाम्नाय के नाम से भी जानते हैं, जो कि वेद के तुल्य होने के कारण से इसको हम वर्ण समाम्नाय कह रहे हैं, ठीक है। ऐ उंड रील ऋक ए ओंग ऐ औ छयवरट लण यमगणनम छभय खड़दस जब गड़दस ख फ छ ठ थ चट तब कपय शससर हल। ये 14 सूत्र हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संस्कृत वर्णमाला के नाम से जानते हैं। इसी को हम प्रत्याहार सूत्र के नाम से जानते हैं, इसी को हम चतुर्दश सूत्र के नाम से जानते हैं, इसी को हम वर्ण समाम्नाय के नाम से जानते हैं, इसी को माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। संस्कृत वर्णमाला के ही ये नाम हैं। अब देखिएगा, इस संस्कृत वर्णमाला में जो वर्णों की व्यवस्थापन किया गया है ना, वो सबसे पहले देखिएगा आरंभिक 1 से लेकर के 4 सूत्रों पर, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 सूत्रों पर देखिएगा, विशेष करके 1 से लेकर के 4 तक। ये जो देखिएगा ऐ उण रील ऋक ए ओंग और ऐ औच, ठीक है। ये 4 सूत्रों में स्वर कहे गए हैं इसमें। इसके अतिरिक्त 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र हल तक देखिएगा, ये 14 सूत्र यहाँ पर देखिएगा, ये 10 सूत्र क्या हैं, 10 सूत्रों में व्यंजन को कहा गया है, ठीक है। और इसी को आधार बना करके हम स्वर और व्यंजनों का विभाजन करते हैं, ठीक है। और देखिएगा, सबसे पहले स्वर का उपदेश किया गया है, और इसके बाद देखिएगा
ह या व र ल। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पांचवें और छठे सूत्र को मिलाप करके ये अंतस्थ व्यंजन बनता है, ह य व र। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ल, यहाँ तक के जो वर्णों में से ह को हटा देंगे तो य व र ल, इन चारों को हम अंतस्थ कहते हैं। तो इसलिए स्वर के बाद अंतस्थ का उपदेश किया गया है, यानी अंतस्थ को रखा गया है संस्कृत वर्णमाला में। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर य म ङ ण नम, इसके बाद यहाँ देखिएगा ये वर्गीय पंचम अक्षर है, और झ भ य और घ ढ धस, इन दो सूत्रों में यहाँ पर देखिएगा चतुर्थ व्यंजन को रखा गया है। उसके बाद ज ब ग ढ दस देखिएगा ये तृतीय व्यंजन है, और ख फ छ ठ थ च ट तब यहाँ देखिएगा द्वितीय, फिर उसके बाद प्रथम है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कपय श स सर, कपय तक प्रथम है, श स सर यहाँ देखिएगा, और ह। ठीक है, ये यहाँ पर उष्म व्यंजन है। तो इस प्रकार से ये क्रम आपसे पूछ लेता है कई बार कि सबसे पहले स्वर, फिर अंतस्थ, फिर वर्गीय पंचम अक्षर, फिर चतुर्थ, फिर तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्रथम, और फिर उष्म व्यंजन है। इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में क्रम दिया गया है। ये क्रम भी कई बार पूछ लेता है। अब देखिएगा इसके विषय में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। वर्णों का जो उपदेश है वो हिंदी आदि भाषा से भिन्न पूर्णतः वैज्ञानिक है। ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो क ख ग घ करके हम पढ़ते हैं वो अवैज्ञानिक माना जाता है, वो तो हमने अपने सुविधा के अनुसार रखा है। लेकिन संस्कृत वर्णमाला की जो पद्धति है इसको वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है, क्योंकि ये जब आपको मैं समझाऊंगा ना सारी चीज़ें, तब आपको समझ में आएगा क्यों इसको यहाँ पर अंतस्थ को बीच में रखा गया है, क्यों स्वर को रखा गया है। ये सारी चीज़ें जब आप समझेंगे तो तब लगेगा कि हाँ ये वाकई वैज्ञानिक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाया गया है। देखिएगा, हकार आदि वर्णों में अकार उच्चारणार्थ है। इस स्टेटमेंट को समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ देखिएगा, ये जो हम यहाँ पर पांचवें सूत्र में ह से लेकर के जो हल तक जो वर्ण दिए गए हैं, इसमें ये जो ह है, या है, व है, र है, ल है, या म इत्यादि जो जितने भी वर्ण हैं, जो आदि पीछे सबसे लास्ट वाले वर्णों को छोड़ करके जितने भी वर्णों का उपदेश किया गया है, इन सभी में केवल ये जो ह में अ है, ठीक है, ये यहाँ पर ह और अ के योग से पूरा ह बनता है ना, तो ह और य और अ के योग से य बनता है, व और अ के योग से व बनता है ना। तो ये सभी जितने भी वर्ण में आकार दिए गए हैं ना, व्यंजनों में जितने भी व्यंजन हैं, इस व्यंजन में अ दिए गए हैं, ये सब उच्चारण के लिए है केवल, यानी उच्चारण, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर इनमें सब में अ लगाया गया है। वो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, ह आदि वर्णों में आकार उच्चारण के लिए है करके बताया है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। लण सूत्रस्थ आकार इत संज्ञक है, लेकिन यहाँ पर एक जगह छठवें सूत्र में देखिएगा, ये छठवें सूत्र है ना, इसमें ये जो ल और अ है ना, तो ये देखिएगा यहाँ पर लण सूत्रस्थ आकार, इसमें जो ये आकार है ये यहाँ पर उच्चारण के लिए है बताया। ये जो अ है उच्चारण के लिए, बाकी जितने भी व्यंजनों में आकार का ग्रहण किया गया है वो सब उच्चारण के लिए है। इसमें केवल अ का क्या है, ये इत संज्ञा के लिए है। अभी बताएंगे इत संज्ञा क्या है, ये उच्चारण के लिए नहीं है। इसके अतिरिक्त इत एक संज्ञा है, सूत्रों के सभी अंतिम वर्णों की संज्ञा क्या होती है, इत होती है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिएगा इत एक क्या है, संज्ञा है, सूत्रों के सभी अंतिम वर्णों की संज्ञा क्या है, इत है। अब देखिएगा इसी सूत्र में संस्कृत वर्णमाला के, ठीक है, ये अंतिम अक्षर ण है, क है, ङ, च, ट, ण, म, य, श, श, व और य और श्र और ल, ये यानी ये सब सूत्रों के अंतिम अक्षर है। ठीक है, ये हलंत है, आधा है, ये आधा है ऐसे। ठीक है, इनकी संज्ञा क्या है, इत है, इत संज्ञा है, क्या है, इत संज्ञा। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और यहाँ पर आपको बताया कि लण सूत्र में ल में से अ है, ये भी इत संज्ञक है।
प्रत्येक सूत्र के 14 अक्षर प्लस एक ये जो अ है, ये टोटल मिलाने पर 15 वर्ण यहाँ पर क्या होंगे, इत संज्ञक होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 15 वर्ण यहाँ पर इत संज्ञक है, ध्यान रखेंगे। और संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर हैं और यहाँ पर 33 व्यंजन है। टोटल 42 वर्णों का उपदेश किया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसी को आधार बना करके हम स्वर और व्यंजनों का विभाजन करते हैं। ध्वनि दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और व्यंजन के रूप में हम इसका विभाजन करते हैं। स्वर देखिएगा, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसको हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन का मतलब होता है जो स्वर के आश्रित रह करके जिसका उच्चारण किया जाता है उसको हम व्यंजन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, संस्कृत में स्वरों की अगर हम बात करें तो संस्कृत वर्णमाला के स्वरों को अगर हम देखें तो ह्रस्व स्वर, जिसमें हम 5 वर्णों को समावेश करते हैं, अ, ई, उ, री और री, यानी ये 5 हैं। इसी को हम अक एक प्रत्याहार बनता है, इसके द्वारा समझते हैं। और देखिएगा, दीर्घ स्वरों की बात करें तो आ, ई, उ, री, ये कुल 4 स्वर हैं दीर्घ। इसी प्रकार से देखिएगा, संयुक्त या मिश्रित स्वर की बात करें तो ये भी यहाँ पर 4 हैं। तो इस प्रकार से कुल स्वर कितने हो गए, यहाँ पर 13 स्वर हो गए, ध्यान रखिएगा। और संस्कृत वर्णमाला में केवल 9 स्वरों को दर्शाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्हीं स्वरों को हम, ये जो मिश्रित स्वर है इसको हम विकृत या दीर्घ स्वर के नाम से भी हम जानते हैं, इसको भी नोट करिएगा साथ साथ में। इसके अतिरिक्त उच्चारण के आधार पर हम स्वरों को 3 प्रकार से विभाजन करते हैं उच्चारण के आधार पर। एक तो ह्रस्व स्वर होता है जिसकी मात्रा 1 होती है, जैसे अ, ई, उ, री और री, ये 5 क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। इनकी मात्राएं, इनमें जो मात्राएं लगी है ये एक मात्रिक कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर हमेशा द्विमात्रिक होता है। जैसे आ कितने मात्रिक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो द्विमात्रिक होगा। ई कितने मात्रिक है तो द्विमात्रिक है। उ कितने मात्रिक है, द्विमात्रिक है। री कितने मात्रिक है तो ध्यान रखिएगा ये भी द्विमात्रिक है। ध्यान रखिएगा, री जो है ना, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, री का दीर्घ रूप नहीं होता है। और प्लुत स्वर देखिएगा, त्रिमात्रिक, प्लुत स्वर जो होता है वो त्रिमात्रिक होता है। जैसे कि इसका संकेत कई बार 3 ये अवग्रह के रूप में दिया जाता है, या फिर शब्द के पीछे, स्वर के पीछे 3 का संकेत लगा दिया जाता है। यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं, देखिएगा, राकेश जब हम कह रहे हैं तो रा में ये 3 मात्राएं हैं ना, तो ये रा यहाँ पर क्या है, प्लुत है। कृष्णा में 3 मात्रा है, तो ये जो ण में ण है ना, ण त्रिमात्रिक है, ये प्लुत है। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों का विभाजन 3 प्रकार से हुआ है। एक तो स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना होता है। देखिएगा, जब हम स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण करेंगे तो वर्ण का कोई ना कोई हिस्सा कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा होगा, इसलिए इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ की बात करें तो ये बीच में है, ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच में इसका उच्चारण किया गया है। अभी आपने संस्कृत वर्णमाला में देखा होगा, ठीक है, ये अंतस्थ वर्ण जो कि य व र ल आते हैं इसमें, इसी को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, अर्ध स्वर के नाम से भी। अंतस्थ वर्णों को ही हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्वर और व्यंजन के बीच में रखने का मतलब यही है कि ये आधा स्वर हैं, ठीक है, और ये मध्य में है, इसलिए इनको क्या बीच में, संस्कृत वर्णमाला के बीच में रखे गए हैं। नहीं तो इसको लास्ट में रखा जा सकता था, जबकि ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि उच्चारण में आप इनका जो उच्चारण करते हैं तो मध्य भाग से उच्चरित होता है, न तो वो स्वर के बराबर स्वतंत्र होते हैं, न ही व्यंजन के समान पराश्रित होते हैं, बल्कि ये मध्यस्थ होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऊष्म की बात करें तो ऊष्म का मतलब होता है गर्म होता है। देखिएगा, इन वर्णों के उच्चारण करते समय हम क्या करते हैं, हमारे अंदर से यहाँ पर ह छूट गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ह छूट गया है,
हमारे अंदर से इन वर्णों का उच्चारण करते समय गर्म वायु बाहर को निकल रही होती है। एक बार उच्चारण करके देख सकते हैं। जब आप श कह रहे होंगे तो स के उच्चारण करते समय आपके अंदर से गर्म वायु हाथ लगा करके देख सकते हैं, तो वहाँ पर बाहर निकल रही होगी। ठीक है, इसी प्रकार से श और श, यहाँ पर ह छूट गया है टाइपिंग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको सुधार करके भेज दूंगा मैं, आपको आप तक पहुँचा दूंगा। और देखिएगा, ये सवाल यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि स्पर्श के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में 25 वर्णों को समावेश करते हैं, जिसको ही हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और इसी को संस्कृत में कादयो मावसाना स्पर्शाः कहा गया है। मावसाना स्पर्शाः कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो यानी क से लेकर के म तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श संज्ञक होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिएगा, क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, और त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ व भ म। इन वर्णों को समावेश करते हैं, इन्हें ही हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और वर्ग कितने हैं अगर आपसे सवाल पूछे तो 5 वर्ग होते हैं। और वर्गीय व्यंजन कितने हैं तो अगर आपसे सवाल पूछता है तो 25 होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और अगले देखिएगा, अंतस्थ की बात करें तो देखिएगा, ये यहाँ पर यण वर्णों को ही, यण वर्ण जिसमें 4 वर्णों को समावेश करते हैं, य व र ल, इनको ही हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि यणोन्तस्थः, यणोन्तस्थः कहा गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यण वर्ण अंतस्थ संज्ञक होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या क्या, यणोन्तस्थ, इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा, अंतस्थः, ठीक है ना, इसको नोट करेंगे अच्छे से। ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं, इसको नोट करेंगे ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उष्म, यानी उष्म व्यंजन की बात करें तो कहा गया है कि सलह उष्माणः, उष्माणः, है ना। तो जो सल प्रत्याहार के वर्ण होते हैं वो उष्म संज्ञक होते हैं, यानी उष्म कहलाते हैं। तो सल प्रत्याहार में स श स ह को भी समावेश किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको सुधार करके भेजूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। ये संयुक्त व्यंजन संस्कृत वर्णमाला में नहीं है, फिर भी कई बार सवाल पूछ लेता है। देखिएगा, ये जो क्ष बना है आधा क और आधा मूर्धन्य शकार और अ के योग से बना है, तो इसलिए कहा जाता है कि कषः संयोगे क्षकारे। इसी प्रकार से त्र की बात करें, आधा त र और अ के योग से बना हुआ है। और ज्ञ की बात करें तो आधा ज और य और अ के योग से बना है। स्र की बात करें तो तालव्य शकार और रकार और अ के योग से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। स ध्यान रखिएगा इसको, और यहाँ पर ये स ध्यान रखिएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, और यहाँ पर भी य को ध्यान रखिएगा। इन्हीं वर्णों में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो यही संस्कृत वर्णमाला की विशेषता है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। और यदि आप लोग PDF पाना चाहते हैं डेली क्लास के, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी नाम से संस्कृत बाय सागर सर, इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और दूसरों तक इस वीडियो को लाइक शेयर, है ना, लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और दूसरों तक बहुत अच्छे से पहुंचा दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, और वायरल कर दीजिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही, और कल फिर से नए टॉपिक के साथ में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।